हेलो माय डियर अपकमिंग मैकेनिकल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का हेल्थ भी काफ़ी अच्छा होगा एंड आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे जिस भी एग्जाम को आप लोग टारगेट लिए हो उसको लेकर। और उसके साथ साथ आप लोग प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे डेली बेसिस पे और आप लोग नोट्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो वेलकम बैक वंस अगेन ऑन मैकेनिकल ड्रीम बैच फॉर ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट एई एंड जेई एग्जाम। मैं यहाँ पे ड्रीम बैच क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज अगर आप सेंट्रल लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, या फिर इसरो और डीआरडीओ एई एंड जेई का एग्जाम होता है, ये कुछ आपका फेमस सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो गया। और स्टेट लेवल में कोई भी स्टेट का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एई एंड जेई का, तो यहाँ पे चल रहा मास्टरपीस मास्टर कोर्स चल रहा है। ये हर एक एग्जाम के लिए वैलिड होगा 100%, बिकॉज हम लोग एनालिसिस किए हैं जो भी स्टेट लेवल का सिलेबस रहता है और सेंट्रल लेवल का, ये जो आपका एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, इसरो डीआरडीओ जेई होगा, इसका जेई एंड एई के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग इस कंप्लीट जो कोर्स को डिजाइन किए हैं ताकि कोई भी आप लोग से टॉपिक छूटे ना। और अगर मैं आज के टाइम में आपसे कहूं कि आप कोई भी एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आप देखोगे कि लगभग सिलेबस सेम रहता है। और किसी में अगर सिलेबस कम भी है ना, जो सिलेबस में नहीं है टॉपिक, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप लोग देखे होंगे। तो यहाँ पे आज के टाइम पे जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसे सब टॉपिक पढ़ना चाहिए, ठीक है। हाँ, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, ये अलग बात है, ये हम लोग को पता है, तो आप लोग को उसका टेंशन नहीं लेना है। कहने का मतलब क्या है, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का अगर मैं बात करूं तो सर जी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में किस लेवल का हम लोग पढ़ेंगे, बिकॉज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो गेट में भी पूछा जाता है, आईएएस में भी पूछा जाता है, ईएससी में भी पूछा जाता है। तो अगर आप एई एंड जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है और क्या छोड़ना इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे इसीलिए तो इतना मेहनत करके इस कोर्स को बनाया गया है 1-1.5 साल से। तो आप लोग अगर कोई भी एई जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए होने वाला है ये मास्टर कोर्स। आप लोग यहाँ पे पढ़ो और एंड ऑफ दिस कोर्स आप एक मास्टर बन जाओगे कोई भी सब्जेक्ट में, या फिर कंप्लीट मैकेनिकल को आप पढ़ लोगे तो पूरा मैकेनिकल में मास्टर बन जाओगे। फिर कोई भी एई एंड जेई एग्जाम को आप फोड़ सकते हो, वन टाइम में आप फोड़ सकते हो और जॉब ले सकते हो, जॉब को अपना सिक्योर कर सकते हो। बस अच्छी तरह से आप लोग को पढ़ना है, रेगुलर यहाँ पे पढ़ना है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को। ये आपका थर्ड लेक्चर हो जाएगा, इससे पहले 2 लेक्चर आ चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके दोनों लेक्चर को पहले देखिए, देन आइए, यहाँ पे ज़्यादा कनेक्ट कर पाइएगा, ज़्यादा समझ पाइएगा। एंड अभी हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है, दैट इज योर फोर्स एंड फोर्स सिस्टम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फर्स्ट टॉपिक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर मैं क्यों यहाँ सिलेक्ट किया हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को ही पहले। मैं अदर सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकता था, लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को सिलेक्ट किया हूँ, दैट इज वाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी मैकेनिकल इंजीनियर। अगर आप अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विदाउट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बन सकते हो। क्यों भाई? क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से ही 3 सब्जेक्ट यहाँ से निकला है। कौन कौन सा सब्जेक्ट सर? अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे तो सॉम, एक टॉम और आपका एफएम। सॉम मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, टॉम मतलब थ्योरी ऑफ मशीन और एफएम मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये तीनों सब्जेक्ट जो है वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से ही निकला है। मतलब समझ लो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पापा है और ये तीनों सॉम, टॉम और फ्लूइड जो इसका बेटा है, बेटा या बेटी है, मतलब इसका पुत्र और पुत्री है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यहाँ पे पापा कौन है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं फोर्स और फोर्स सिस्टम के बारे में, और इन सभी में हम लोग वही सभी से रिलेटेड पढ़ते हैं। तो अगर आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अच्छा है तो ये तीनों सब्जेक्ट भी अच्छा होगा। यानी समझो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और 3 ये सब्जेक्ट, मतलब 4 सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अच्छा हुआ। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते क्या? काफ़ी बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, काफ़ी बेसिक चीज़ें जो हम लोग 6, 7, 8, 9, 10, 11 में पढ़ते आए हैं ना, वही सभी चीज़। वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, फ्रिक्शन हो गया, सिंपल मशीन हो गया, फर्स्ट लीवर, जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सभी बेसिक चीज़ें हैं। बस हाँ, अगर आप कभी इग्नोर कर दिए होंगे कि भाई चलो हटाओ ये तो बेसिक चीज़ है, उस चक्कर में आपका डिफिकल्टी हो रहा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बेसिक्स आपको बताऊँगा ताकि ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका फर्दर आगे भी सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, राइट। दैट इज वाई इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया गया है। तो चलिए अब हम लोग कोर्स की ओर बढ़ते हैं। ये आपका थर्ड लेक्चर हो जाएगा, इससे पहले 2 लेक्चर आ चुका है। अब बात करते हैं सर जी हम लोग कि क्या क्या पढ़े हैं। अगर मैं ये आपसे बात करूं कि अभी तक सर हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, सबसे पहले तो आप लोग को ये बताए थे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है। मैं आपको 2 मिनट में रिवीजन करा दे रहा हूँ, बिकॉज अभी स्टार्टिंग क्लास चल रहा है ना, तो 3-4 लेक्चर तो आपको बस बिल्डअप देंगे। बिल्डअप मतलब ये मत समझना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्डअप करने का मतलब आपको फील कराएंगे कि सब्जेक्ट होता क्या और पढ़ते क्या है, और वहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देन हम लोग और थोड़ा डीप जाएंगे और फिर पूरा का पूरा जीरो से लेकर, मैं जीरो से बताऊँगा हीरो तक बनाऊँगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है सर? इसमें हम लोग पढ़ते हैं फोर्स
फोर्स और फोर्स सिस्टम के बारे में। बेसिकली मैकेनिक्स फिजिक्स के अंडर ही आता है, फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन अगर फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट में या सब्जेक्ट में, कोई बॉडी में अगर फोर्स लगा रहे हैं उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो वो कहलाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। क्या कहलाता है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फोर्स और फोर्स का इफेक्ट, इसका क्या मतलब है सर? मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सिस्टम है, उसमें फोर्स लगा रहे हैं। जैसे कि मान लो ये मेरा कोई बॉडी है, इसमें फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ये रेस्ट कंडीशन पे है, मतलब फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ये मोशन नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, ये रुका हुआ है, यानी कि अभी ये स्टैटिक मोशन पे है। और अगर फोर्स लगा लिया इसके चलते मूवमेंट होने लगा तो ये डायनेमिक मोशन में आ गया। इट मीन्स हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो स्टडी करते हैं बॉडी का, वो रेस्ट कंडीशन पे भी करते हैं और आपके मोशन कंडीशन में भी करते हैं, मतलब डायनेमिक कंडीशन में करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके इफेक्ट के चलते वो डायनेमिक है। दैट इज वाई स्टेटमेंट मैंने आपसे करा था, डिस्कस करा था कि मैकेनिक्स कम्स अंडर द स्टडी ऑफ बॉडी अंडर रेस्ट और मोशन। रेस्ट क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है लेकिन इतना फोर्स जनरेट नहीं कर पा रहा है कि इसको मोशन कर पा रहा है। और यहाँ पे मोशन क्यों? क्योंकि फोर्स लगाए और फोर्स के कोज के चलते, इसके कारण के चलते वो मोशन करने लगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देखे थे, बेसिक स्टेटमेंट यहाँ पे देखे थे। देन हम लोग ये देखे थे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कैसे 3 भाग में क्लासीफाई किया है, कैसे इससे 3 सब्जेक्ट निकला है। जैसे सॉम का मैं बात करूंगा, टॉम का या मैं बात करूंगा और आपका एफएम का बात करूंगा। अब देखो मैकेनिक्स में कि मैंने क्या कहा, अभी जस्ट फोर्स लगा रहे लेकिन वो रुका हुआ है। तो जब फोर्स लगाते हैं और वो रुका हुआ है तो उसको हम लोग बोल देते हैं स्टैटिक, मतलब रुका हुआ है। फोर्स लगा रहे लेकिन वो मोशन नहीं कर पा रहा। कहने का मतलब आप दीवार को धक्का मारो, क्या आप दीवार को मूव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन कोई एलिफेंट, हाथी या कोई बॉडी बिल्डर उस दीवार को धक्का मारे तो गिरा सकता है, तो वो मोशन करा दिया। या फिर कोई कार को धक्का लगाओ तो आप अगर कार को ब्रेक लगा के रखोगे तो आप धक्का लगाओगे तो मोशन नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर 4 कोई इंसान हैवी आया और वो धक्का लगाया तो गाड़ी फिर मूवमेंट करना स्टार्ट कर जाएगा, तो वो मोशन किया। तो अगर मैं अब देखो स्टैटिक में भी हम लोग फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। मान लो आप एक सिंपल जैसे मेरे जैसे इंसान है, पतला दुबला, कोई कार को धक्का लगा रहा है तो मैं कार को तो हिला नहीं पाऊंगा लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ रहा है ना। अगर बोनट में बहुत ज़्यादा जोर से मैं धक्का लगाऊं तो वहाँ पर थोड़ा सा डेंट आ जाएगा, थोड़ा दाग वगैरह आ जाएगा, जोर से मैं पुश करूंगा तो थोड़ा सा पचक जाएगा, समझ रहे नहीं मेरे बात, डेंट आ जाएगा, यानी वहां भी इफेक्ट देखने को मिलता है। तो सॉम में हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एट रेस्ट, मतलब रेस्ट कंडीशन पे रहता है बॉडी और उसमें हम लोग फोर्स वगैरह लगाते हैं। जैसे याद करो सॉम में पढ़ते क्या हम लोग, बीम वूम के बारे में। बीम में हम लोग लोड लगाते हैं, उसमें डिफ्लेक्शन होता है, बेंडिंग होता है, लेकिन बीम क्या मूवमेंट करता है, मोशन करता है, आगे पीछे रेसिप्रोकेट या फिर रोटेट, कुछ नहीं, वो रुका हुआ रहता है। जैसे कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, इसके अलावा फुल आपका डिफरेंट तरह का बीम का बारे में बात करते हैं। तो वो क्या है, बेसिकली बात करने का मतलब वो रुका हुआ है, स्टैटिक में है। जब बात करें हम लोग डायनेमिक्स का तो टॉम का बात करो, टॉम में क्या पढ़ते हैं, गियर के बारे में पढ़ते हैं, सिलेंडर के बारे में, पिस्टन के बारे में, कनेक्टिंग रड के बारे में। वो क्या करता है, कनेक्टिंग रड वो आगे पीछे जाता है, सिलेंडर पिस्टन होता है, गियर घूमता है, रोटेट करता है। तो यहाँ पे हम लोग मोशन के बारे में करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं लेकिन यहाँ पे फोर्स के साथ साथ उसका इफेक्ट भी नजर आ रहा है। यहाँ तो सिर्फ हम लोग फोर्स देख रहे थे, उसका इफेक्ट भी देख रहे थे लेकिन वो रुका हुआ था। लेकिन अब हम लोग फोर्स और फोर्स का जो इफेक्ट देख रहे हैं वो चल रहा है, मतलब डायनेमिक मोशन पे आ गया। तो इसको और 2 भाग में क्लासीफाई किया गया, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमेटिक में सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो मोशन कर रहा है फोर्स के चलते उसके बारे में स्टडी करते हैं कि भाई ये मैंने फोर्स लगा और मोशन करने लगा बस। लेकिन जब बात करेंगे काइनेमेटिक्स का, इसमें हम लोग कोज के बारे में करेंगे, मतलब वो जो मोशन किया तो कितना फोर्स लगा, क्यों वो मोशन किया। कोई बॉडी अगर डिफॉर्म किया इतना फोर्स लगा के तो वो क्यों डिफॉर्म किया, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल क्या, फिर से बीम से समझो, कोई बीम था और यहाँ पे ने लोड लगाया, यहाँ पे लोड मैंने लगाया या फिर फोर्स लगाया। अब इसके चलते क्या हुआ, ये डिफ्लेक्शन कर गया, मतलब यहाँ पे मान लो फिक्स रखे थे तो ये इस तरह करके डिफ्लेक्शन कर गया, मुड़ गया। मेरा बात समझो, जैसे कि ये मेरा है, ये मेरा बीम, यहाँ फोर्स लगाएंगे तो मूव कर रहा है ना यहाँ फोर्स के चलते। तो ये हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये मैंने फोर्स लगाया लेकिन ये जो टॉर्क हुआ, टॉर्क यहाँ पे हो रहा है यानी कि घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये रोटेशन यानी टॉर्क भी हम लोग फाइंड आउट करना चाहेंगे, यानी कि ये कॉज हो गया। तो यहाँ पे फोर्स देख रहे हैं और फोर्स का कारण भी देख रहे हैं, कॉज भी देख रहे हैं। तो ये पढ़ते हैं हम लोग काइनेटिक्स में। काइनेटिक्स में मोशन के साथ साथ उसका कॉज भी पढ़ते हैं और काइनेमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। और लास्ट आ जाता है आपका मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड यानी आपका एफएम। इसमें हम लोग चाहे रेस्ट में रहे या मोशन में रहे, वो रेस्ट में रहे या मोशन में रहे, फ्लूइड के बारे में स्टडी करते हैं उसमें फोर्स लगा के। मतलब समझ रहे हो ना, फ्लूइड मीन्स क्या होता है, जो फ्लो होता है, जिसमें फ्लो होने का प्रॉपर्टी, जो बहता है, जो बहता। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा पानी यानी लिक्विड नहीं आएगा। देखो लिक्विड करना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि पानी ही नहीं बहता है, ऑयल भी बहता है, ग्रीस भी रहता है, तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो मेरा फ्लो होता है। तो लिक्विड कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा और एयर भी कहना अच्छा रहेगा क्योंकि एयर भी मेरा फ्लो होता है। तो एयर भी मेरा फ्लूइड कहलाता है और लिक्विड भी मेरा फ्लूइड कहलाता है। तो एयर में या फ्लूइड में या लिक्विड में जो भी हम लोग प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं,
उसके चलते जो उसमें मूवमेंट होता है, रेस्ट कंडीशन में रहे या मोशन में रहे, उसके बारे में स्टडी करते हैं आपका एफएम में। तो सब में देखो क्या मैंने कहा, फोर्स और फोर्स का इफेक्ट, फोर्स और फोर्स का इफेक्ट। और मैकेनिक्स में हम लोग वही तो पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं हम लोग, फोर्स पढ़ते हैं एंड फोर्स का इफेक्ट पढ़ते हैं। फोर्स क्या पढ़ते हैं, इफेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट वाले लेक्चर में। समझ आया कि नहीं? चलिए, अभी आप बोलोगे सर जी ये तो आप पहले बता चुके थे, अभी आप फिर क्यों बता रहे हैं? क्योंकि डियर अभी क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है, अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो आप पढ़ना स्टार्ट किए हो, ये आपका थर्ड लेक्चर है। तो अभी आपका बिल्डअप है ना, अभी आपका इनिशियल चल रहा। तो अभी मैं हर वो चीज़ को बहुत बेसिक तरीके से आप लोग को बताऊंगा ताकि ज़्यादा अच्छी तरह से आप लोग समझ पाओ, ठीक है। अभी पार नहीं कराऊंगा, 2-3 लेक्चर तो बस बिल्डअप करने में लगेगा, आपको समझाने में लगेगा कि क्या चीज़ होता है। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ऐसा बात नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बट अभी स्टार्टिंग है, एक बार जब आप फील कर लोगे ना सब्जेक्ट को, फिर हम लोग फटाफट चलेंगे। और क्योंकि मेरा टारगेट आप लोग को 0 से हीरो तक करना है, फिर हम लोग इतना गोताखोर मतलब समझो इतना डीप अंदर चल जाएंगे, इतना डिफरेंट और हार्ड या मतलब समझ लो कॉम्प्लिकेशन वाला जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो भी सोल्यूशन करेंगे, चाहे न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन है, सब चीज़ बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ देखे थे। फिर हम लोग बात किए थे, टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होता फर्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट ए एंड जे एग्जाम, दैट इज योर फोर्स एंड फोर्स सिस्टम। तो जैसे मैंने कहा ना, एक बॉडी में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। अब ये फोर्स मेरा किसी तरह का भी हो सकता है, पैरेलल फोर्स भी हो सकता है। पैरेलल क्या होता है सर जी? फोर्स जिसके बीच का डिस्टेंस मेरा सेम रहे। जैसे यहाँ पे मान लो 5 मीटर ये डिस्टेंस है, तो यहाँ भी 5 रहेगा, यहाँ भी 5, मतलब जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा, एक दूसरे को कहीं कट नहीं करता, उसको हम लोग पैरेलल फोर्स कहते हैं। जैसे ये मान लो है F1 फोर्स और ये मेरा F2 फोर्स, ये मेरा कोई बॉडी है, इसमें अगर लग रहा 2 फोर्स F1 F2 फोर्स, तो ये मेरा पैरेलल फोर्स है जो एक दूसरे को कट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये पैरेलल हो जाए, लेकिन मेरा नॉन पैरेलल भी लगता है। नॉन पैरेलल करने का मतलब क्या है? जब एक दूसरे को आपस में कट कर दे, ठीक है। यानी कि आप फिर बोल सकते हो कि डिस्टेंस जो है वो सेम ना रहे। जैसे कि ये मेरा बॉडी है और इसमें मान लो 2 फोर्सेस लग रहा है, जैसे कि एक फोर्स ऐसे लगा और एक फोर्स ऐसा लगा। तो ये देखो, अगर मैं यहाँ पे एक एक्सिस में इमेजिनेशन करके इस तरह करके जाऊँ कि कहीं इस तरह करके जाएगा ये, है ना, और कहीं ये इस तरह करके ये जाएगा कहीं, तो देखो एक पॉइंट पे जाके ये कट कर गया, एक पॉइंट पे जाके कट कर गया ना, ठीक है। तो कट कर गया क्यों? बिकॉज ये मेरा नॉन पैरेलल फोर्सेस है। ये क्या है मेरा? ये अगर मैं यहाँ इसको F1 मान लूँ और इसको F2 मान लूँ, तो ये मेरा नॉन पैरेलल फोर्स है। क्योंकि देखो यहाँ पे डिस्टेंस भी धीरे धीरे घट रहा है, एक डिस्टेंस नहीं रह रहा, समझ रहे हो ना। तो हो गया मेरा नॉन पैरेलल फोर्सेस। तो फोर्स मेरा कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब बात यहाँ पे मैंने आपसे करा था कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं रिजल्टेंट, कि सर जी अगर मान लेते हैं कि एक बॉडी में ढेर सारा फोर्स लगा रहे हैं, एक बॉडी कोई इस तरह करके है और उसमें हम लोग इसमें हज़ारों फोर्स लगाएं, मान लो 10 तरीका का फोर्स लगेगा। जैसे कि यहाँ पे इस तरह करके मैंने लगाया, F1 लगाया, F2 लगाया, F3 लगाया, ठीक है। F2 ये है, F3 वो है, ये आपका F4 है, इस तरह और फोर्स लगाएं। तो इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? रिजल्टेंट क्या होता है आपको पता नहीं? रिजल्ट मतलब जैसे एग्जांपल मैंने आपसे समझाया था कि आपके घर का इनकम है 50,000, तो आप बोलोगे कौन कौन कमाता है? आप बोलोगे भैया और पापा कमाते हैं। भैया 30 कमाते हैं और भैया आपका मतलब पापा 30 कमाते हैं और भैया 20 कमाते हैं, 1000, तो दोनों मिला के 50,000 कमाते हैं, समझ रहे हो। तो आपने क्या करा, सबको जोड़ा, जितना सैलरी आपके घर का इनकम है और टोटल जोड़ के आपने कहा कि मंथली इनकम मेरा घर का 50,000 है, तो समेसन कर दिया, जोड़ दिया। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी रिजल्टेंट फोर्स होता है वो सम ऑफ दी ऑल फोर्सेस होता है। मतलब रिजल्टेंट यहाँ पे हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 और प्लस F4, तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट सबको जोड़ के। तो बात यहाँ पे करते हैं कि रिजल्टेंट मेरा अगर मेरा पैरेलल फोर्सेस रहे तो उसका भी रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ता है, नॉन पैरेलल है उसका भी मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ता है, दोनों का रिजल्टेंट। तो जब पैरेलल फोर्सेस का फाइंड आउट करते रिजल्टेंट तो काफ़ी ईजी होता है। देखो अगर सेम डायरेक्शन पे रहा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा क्यूब P फोर्स है और मेरा Q फोर्स है, दोनों एक डायरेक्शन पे रहता है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ दिए तो मेरे यहाँ रिजल्टेंट आ गया। अगर मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन पे रहा तो दोनों को घटा देते हैं, P माइनस Q, जो भी बड़ा रहता है उससे छोटा को घटा देते हैं, मेरा रिजल्टेंट आ जाता है। लेकिन मेरा जब नॉन पैरेलल फोर्सेस होता है वहाँ से कहानी स्टार्ट करता है। क्या होता है? वहाँ से कहानी स्टार्ट होता है या फिर स्टार्ट वो करता है कि भाई अब बताओ नॉन पैरेलल फोर्सेस का कैसे आप लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने कहा था वेक्टर अगर रहा, वेक्टर अलग अलग वेक्टर रहा तो उसको जो क्लोज करता है वो रिजल्टेंट मेरा देता है, और रिजल्टेंट जो रहता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एरो। और ये बेसिकली जो क्लोज करेगा वो एक तरह से रिजल्टेंट होता है, जो कि तीसरा वेक्टर कहलाता है। चलिए, ये सभी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। फिर मैंने क्वांटिटी के बारे में बेसिक बताया था कि क्या होता है वेक्टर, क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर में सिर्फ और सिर्फ आपका स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है, जैसे समय सिर्फ बोल दिए 4 घंटा काम खत्म।
मास आपसे कहा 4 kg 5 kg, काम खत्म। लेकिन फोर्स का बात करेंगे तो फोर्स के साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ता है। जैसे 4 किलो न्यूटन और हम लोग लगाते हैं जो फोर्स, इस तरह करके एरो ऊपर के देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है एक खास डायरेक्शन पे जा रहा है। क्योंकि अगर मूवमेंट अगर आपको करना है खास डायरेक्शन पे कि हमको इस बॉक्स को उधर ही मूवमेंट कराना, तो एक डायरेक्शन पे आपको देना पड़ेगा। तो फोर्स तो आप लगा रहे हो, कोई एक मैग्नीट्यूड लगा रहे हो, लेकिन साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन तो हो गया फोर्स क्वांटिटी, मतलब आई मीन वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है वो हो गया स्केलर क्वांटिटी। चलिए ये सब हम लोग पढ़े थे। और कुछ चीज़ें पढ़े थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, कौन सा होता है वेक्टर, कौन सा है स्केलर, ये सभी पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिजल्टेंट ऑफ नॉन पैरेलल फोर्सेस। अभी जस्ट मैंने कहा था नॉन पैरेलल मतलब जैसे ये दोनों क्या हो गया मेरा F1 और F2 फोर्स का बात करेंगे तो बोलेंगे सर ये मेरा नॉन पैरेलल है। क्यों? देखो यहाँ पे डिस्टेंस ये धीरे धीरे जो है वो घटते हुए जा रहा है। डिस्टेंस क्या हो रहा है? घट रहा है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ कुछ ज़्यादा था, फिर ये कम हो गया, फिर ये कम हो गया, फिर ये कम हो गया। एक जैसा डिस्टेंस नहीं है। दूसरा चीज़ वो आप बोल सकते हो कि सर जो एक दूसरे को कट कर दे, एक दूसरे को जो कट कर दे वो मेरा नॉन पैरेलल फोर्सेस है। और तीसरा तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हो नॉन पैरेलल फोर्सेस को, कि फोर्सेस विथ सम एंगल। देखो यहाँ पे कुछ एंगल है ना, अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा कुछ एंगल से जा रहा है, इस तरह गया F1 फोर्स, ये गया मेरा F2 फोर्स, तो आप बोल सकते हो कि इसमें कुछ जो है वो एंगल रहता है। तो अगर फोर्सेस कुछ एंगल में रहता है तो उसको हम लोग बोलते क्या है? नॉन पैरेलल फोर्सेस। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। जब भी बात करेगा फोर्सेस विद सम एंगल तो वो बेसिकली बोल रहा है नॉन पैरेलल फोर्सेस का। क्योंकि एंगल कब होगा? जब आपस में टच कर जाएगा। तो टच कर जाएगा तो डिस्टेंस भी, तो यहाँ पे देखो एंगल जा रहा है ना, भाग रहा है एक दूसरे से, तो डिस्टेंस दूर हो जा रहा है, तो डिस्टेंस सेम नहीं है, तो वो मेरा पैरेलल फोर्स नहीं होगा। क्योंकि पैरेलल फोर्स तो वो होता है जिसके बीच का डिस्टेंस मेरा सेम रहता है। दिस इज योर पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। तो अब हम लोग चलो बात करते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं नॉन पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट। अब देखो नॉन पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है हम लोग बहुत तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, बहुत तरीका है, लेकिन हम लोग 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। तो आज मैं जो बताने वाला हूं आपको दैट इज योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। और ये काफ़ी बेसिक और इंपॉर्टेंट आपका थ्योरम है, इंपॉर्टेंट आपका लॉ है, जिसके थ्रू से आप रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो नॉन पैरेलल फोर्सेस का। अब ये क्या कहता है? स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर मैं आपको पहले समझाऊं कि क्या होता है, समझना पहले, है ना। स्टेटमेंट तो हम लोग बाद में ही पढ़ लेंगे। देखो अगर मान लेते हैं कि मेरा दो अगर फोर्स दिया रहेगा P एंड Q, अब आप खुद ही बोलो कि दो फोर्स जो मैंने यहाँ पे लिया P एंड Q, क्या ये मेरा पैरेलल फोर्स है या फिर नॉन पैरेलल फोर्स है? तो आप कहेंगे सर ये तो मेरा नॉन पैरेलल है, क्योंकि आपने कहा था नॉन पैरेलल फोर्स है मतलब कुछ एंगल पे है, तो यहाँ सर कुछ ना कुछ मेरा एंगल पे है, ठीक है। दूसरा चीज़ सर ये एक दूसरे को पॉइंट पे कट रहा है। तीसरा चीज़ कि सर यहाँ पे डिस्टेंस इसका वेरी कर रहा है, डिस्टेंस एक जैसा है नहीं, ठीक है, तो मेरा नॉन पैरेलल फोर्स है, ठीक है। अब बात करेंगे सर नॉन पैरेलल फोर्सेस, इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब पैरेलल था, मान लो P एंड Q मेरा पैरेलल था, इसको तो डायरेक्ट हम लोग जोड़ दिए, P प्लस Q कर दिए, अगर मेरा सेम डायरेक्शन में रहा तो। लेकिन यहाँ हम लोग कैसे जोड़ेंगे? तो इसको हम लोग पहले पैरेललोग्राम बनाएंगे, क्योंकि नियम ही कहा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ थ्योरम या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। तो फोर्सेस को हम लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। पैरेललोग्राम क्या था समझो, रेक्टेंगल आपको पता है ना, रेक्टेंगल यानी आयत होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा जो होता है वो सेम होता है। मतलब ये अगर 10 मीटर का है, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 10 सेंटीमीटर का, या फिर मीटर लिए तो चलो मीटर भी ले लेते हैं, ये भी। और अगर ये मेरा है 5 का तो ये भी हो जाएगा मेरा 5 का। ये अगर 5 मीटर का है तो ये भी 5 का हो जाएगा। इसको बोलते हैं आयत यानी रेक्टेंगल, जो आमने सामने की भुजा सेम रहता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा अगर टिल्ट कर देंगे ना तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। मतलब थोड़ा सा टिल्ट कर दिए, ऐसे कुछ टिल्ट कर दिए, ऐसे टिल्ट कर दिए, तो ये क्या हो गया मेरा पैरेललोग्राम। यहाँ भी आमने सामने की भुजा सेम ही रहेगा। मतलब ये अगर 10 है ना तो ये भी 10 होगा, और ये अगर 5 है ना तो ये भी 5 होगा। और दूसरा चीज़ ये भी अभी भी पैरेलल है। आप देखो यहाँ से देखो, अगर मैं पहला वाला बात करूँ रेक्टेंगल का बात करूँ, ये मेरा रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल का देखो आमने सामने का भुजा पैरेलल है ना, वो एक दूसरे को कभी कटता नहीं है, और ये भी एक दूसरे को नहीं कटेगा जो आपका वर्टिकल है। सेम अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये भी एक दूसरे को कभी नहीं कटेगा। देखो ये पैरेलल जा रहा है, अगर वर्टिकल वाला लो थोड़ा टिल्ट जो है तो ये भी एक दूसरे कभी कट नहीं करेगा। तो बात करेंगे सर ये भी नॉन पैरेलल कैसे होगा? एडजेसेंट जो भी दो साइड रहेगा ना पैरेललोग्राम का, वो दोनों मेरा फोर्स कहलाएगा। जैसे देखो अगर मैं इस एडजेसेंट साइड को इसको मान लेता हूँ F1 फोर्स और इसको मान लेता हूँ F2 फोर्स, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड के मेरा कैसा है? नॉन पैरेलल है, क्योंकि इसके सब एंगल है, या फिर बोल सकते हो एक दूसरे को कट कर रहा है। सेम अगर यहाँ से अगर ले लेता हूँ ये पहला फोर्स F1 और इधर वाला फोर्स F2, तो ये भी मेरा नॉन पैरेलल फोर्स हो गया। अगर मैं ये ना लेके ये दोनों को ले लूँ, इस वाले को ले लो और इस वाले को ले लो F1 और F2, तो ये भी अगर यहाँ से ले लो, मतलब किसी भी कॉर्नर से आप दो अगर एडजेसेंट साइड आमने सामने की भुजा को लोगे तो वो मेरा नॉन पैरेलल फोर्सेस होगा पैरेललोग्राम का। ठीक है, समझ आए कि नहीं? अब देखो ये लॉ मेरा क्या कहता है
कि अगर मेरा दो नॉन पैरेलल फोर्सेस है, क्या कहता है, एक सेकंड ये डिलीट नहीं हुआ, थोड़ा इसे पहले डिलीट करने दीजिए अच्छा से। चलिए, तो ये क्या कहता है कि अगर मेरा दो नॉन पैरेलल फोर्सेस है तो इसको हम लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ करके उसका जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट देगा। इसको पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, तो कुछ इस तरीके से पैरेललोग्राम मेरा ड्रॉ हो जाएगा, ऐसे कुछ करके मेरा ड्रॉ हो गया पैरेललोग्राम। चलिए, अब जब इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो इसका डायगोनल क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर जी इसके बीच जो जाएगा वही तो डायगोनल होगा, तो ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हुआ। तो ये जो डायगोनल है ना, यही मेरा रिजल्टेंट देता है, यही क्या देता है, मेरा रिजल्टेंट ये देता है। तो ये मेरे यहाँ पे रिजल्टेंट देगा, बस यही कहता, सिंपल सा लॉजिक है। बस आपको यहाँ पे आपको इस डायगोनल जो है इसको फाइंड आउट करोगे। अब डायगोनल आप जैसे ही फाइंड आउट करो, जैसे मान लो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लो, यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल जैसा अगर बना देंगे इसको इस तरह करके, तो देखो ये पूरा का पूरा एक ट्रायंगल जैसा बन के रेडी हो गया ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर बात करेंगे तो ये मेरा ट्रायंगल बन के रेडी हो गया। तो जब ये मेरा ट्रायंगल बन के रेडी हो गया, एक सेकंड, ये पूरा स्ट्रेट लाइन जाएगा, नहीं तो आपको लगेगा सर जी स्ट्रेट लाइन जैसे जा नहीं रहा। हाँ, तो जब ये मेरा ट्रायंगल बन के रेडी हो गया, तो ट्रायंगल का आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय करके ये जो आपका आर है बेसिकली वो रिजल्टेंट वो हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये मेरा बेस हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा क्या हो जाएगा, मेरा बेस हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये मेरा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो आप यहाँ से आप इजी तरीके से एच इक्वल टू फाइंड आउट कर सकते हो, क्या, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से एच आपको फाइंड आउट हो जाएगा, जो बेसिकली क्या देगा आपको, यही एच जो है वो आपको रिजल्टेंट देने वाला है। तो इस तरीके से आप रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो फॉर दो नॉन पैरेलल फोर्सेस विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ये एक लॉ है, बहुत सारे ऐसा लॉ है जिसको दो फोर्सेस, जैसे लेमिस थ्योरम भी वही एक कहलाता है। लेमिस थ्योरम बेसिकली तीन फोर्स आप पढ़ते हो ना इस तरह करके, एक जाता है इस तरह इस तरह इस तरह, एक रहता है मान लो F1 फोर्स, एक रहता है F2 फोर्स, एक रहता है F3 फोर्स, और कुछ एंगल रहता है, और हम लोग फोर्स डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल लेते हैं। तो वहां भी दो फोर्स रहता है, एक रिजल्टेंट होता है जिसको फोर्स मान के चलते हैं, समझ आया। तो इस तरीके से यहाँ जो है हम लोग इस थ्योरम से क्या फाइंड आउट करते हैं, हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। अब स्टेटमेंट पढ़ो तो अब समझ में आ जाएगा कि स्टेटमेंट बोल क्या रहे हैं। तो पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ा देता, आप लोग को कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, क्या बोल रहा, दो फोर्स एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है एक पॉइंट पे एक्ट करेगा तभी तो उसको नॉन पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। तो मान लो ये एक पॉइंट है, ओ पॉइंट ले लो, यहाँ से मैंने एक करा फोर्स P, एक मैंने फोर्स यहाँ पर करा Q, एक गया Q, ठीक है। आगे क्या स्टेटमेंट कह रहा है, विथ सम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्यों सर, क्योंकि ये फोर्स है ना, और फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी, और आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज आता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो मान लेते हैं P का कुछ वैल्यू होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ P का कितना वैल्यू ले लेंगे, जैसे ये मान लो लेते हैं कि 12 किलो न्यूटन का है, कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा है ना, और ये मान लेते हैं 10 किलो न्यूटन का है, 10 किलो न्यूटन का है, ये दोनों फोर्स है। और डायरेक्शन देखो, ये जो एरो दिखा रहा है क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, यानी कि ये मेरा हो गया 12 न्यूटन हो गया मेरा मैग्नीट्यूड, है ना, और ये जो एरो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, मेरा डायरेक्शन दिखा रहा है। तो देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो गया। चलिए ये हो गया। आगे कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो एडजेसेंट साइड बोला ना, क्योंकि पैरेललोग्राम अगर बनाएंगे तो आमने सामने की जो भुजा रहता है, जैसे ये और ये आमने सामने का जो साइड रहता है वो तो मेरा नहीं कहलाएगा आपका क्या नॉन पैरेलल फोर्सेस, क्योंकि ये तो मेरा पैरेलल कहलाता है, ये दोनों पैरेलल है। और अगर ये दोनों पैरेलल का बात करेंगे, जो ग्रीन से मैं दिखा रहा हूँ ये भी आपस में पैरेलल है, तो ये दूसरे को कट नहीं कर रहा, इसलिए कहा गया है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मतलब जो है इस ये दोनों एडजेसेंट साइड, जैसे ये और ये एडजेसेंट साइड, ये दोनों जो है आपस में पैरेलल होगा, क्योंकि कुछ एंगल पे है और एक दूसरे को कट कर भी रहा है, इसलिए एडजेसेंट साइड यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट में जो कहा गया उसके पीछे लॉजिक है, ऐसे स्टेटमेंट नहीं बनता है। तो कहा गया रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू एडजेसेंट साइड से, यानी कि इसको अब मुझे पैरेललोग्राम में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके करके, ऐसे करके ऐसे मेरा पैरेललोग्राम बनता है। ठीक है, तो मैंने इस तरह करके एक इमेजिनेशन करके ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे इस तरह का मैंने कर दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। चलिए ठीक है, पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो कहा गया है रिप्रेजेंट बाय द टू साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम।
क्या कहा कि उसका जो डायगोनल होगा वो पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट देगा। रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंट बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या देगा? रिजल्टेंट देगा। यही तो मैंने आपसे डिस्कस करा था, ठीक है। और क्या करा? पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दीज फोर्सेस, और वो पास करेगा उसी पॉइंट से जहां से दो फोर्सेस निकला था। यानी कि कहने का मतलब आप खुद ही देखो यहां से, अगर मैं यहां पे बोलूं कि सर इसका रिजल्टेंट क्या देगा, तो आप बोलोगे सर रिजल्टेंट जो डायगोनल है ना यही देगा, ये मेरा रिजल्टेंट देने वाला है। तो ध्यान से देखो रिजल्टेंट कहां से पास किया? यहीं से, इसी पॉइंट से पास किया। मतलब अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं, एक पॉइंट से निकला मेरा P फोर्स निकला था, एक पॉइंट से निकला था मेरा Q फोर्स निकला था, और जो रिजल्टेंट मेरा यहां से दिया वो भी इसी पॉइंट से ही निकला। एक ही पॉइंट से तीनों निकला, रिजल्टेंट भी यानी उसी से पास किया, और P भी निकला था और Q भी निकला था। तो यही मेरा कहलाता है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अभी बहुत पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, लेमिस थ्योरम पढ़ेंगे, पॉलीगॉन लॉ ऑफ थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत तरह का फोर्सेस को फाइंड आउट करेंगे, नॉन पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट। तो ये पहला आपका और बेसिक सबसे हो गया कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्या? रिजल्टेंट ऑफ नॉन पैरेलल फोर्सेस। आप सिंपल, आपको सिर्फ रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, और मैं आपको ये समझाता हूँ कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। स्टेटमेंट आई होप्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो पूरा का हाईलाइट मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि इस तरीके से आप लोग जो है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन, सर आपने कहा क्या ये यहाँ से क्वेश्चन आता है? बिल्कुल आता है, इसको मैं VVI पहले कर देता हूँ। दिस लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से क्या किया जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये मैं VVI कर देता हूँ। क्वेश्चन देखो क्या पूछेगा, पूरा का पूरा पहले तो स्टेटमेंट उठा के रख देगा कि बताइए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट विद सम मैग्नीट्यूड आपका एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंट बाय द टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट रिप्रेजेंट बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, पासिंग थ्रू दी दैट पॉइंट ऑफ फोर्स। तो ये स्टेटमेंट पूरा दे देगा और आपको बोलेगा ऑप्शन नंबर ए कौन सा लॉ ये स्टेटमेंट कहता है? अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स, अकॉर्डिंग टू आपका पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। तो आपको ऑप्शन क्या मारना है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पहला। दूसरा क्वेश्चन बोल देगा कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस इज यूज्ड टू फाइंड ए नंबर में रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ नॉन पैरेलल फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल और नॉन पैरेलल बोथ, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो आपको आंसर मारना है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस इज यूज्ड टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ नॉन पैरेलल फोर्सेस, या फिर डायरेक्ट बोल देगा कि रिजल्टेंट मतलब आपको डायरेक्ट दे देगा कि पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? थ्रू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। तो नहीं, हम लोग जो रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं पैरेललोग्राम का वो नॉन पैरेलल का फाइंड आउट करते हैं। समझ आया? मैं क्वेश्चन बना के बोलता हूँ कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस यूज टू फाइंड रिजल्टेंट, रिजल्टेंट नहीं बोलेगा, डायरेक्ट बोलेगा यूज टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ ए नंबर में पैरेलल फोर्सेस, बी नंबर में नॉन पैरेलल फोर्सेस। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, और दूसरा चीज रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन बना के स्टेटमेंट दे देगा, या फिर बोलेगा किसके लिए करते हैं यूज। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर में डेरिवेशन। जिस बच्चा को डेरिवेशन जानना है वो अगला 10 मिनट देखे या फिर 7 मिनट, जितना टाइम लगेगा। और जिस बच्चा को इसको स्किप करना है स्किप कर दे, बिकॉज आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि ये पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट कितना आएगा। फाइनली देखो ये बेसिकली आ रही है, वही डायगोनल हम लोग फाइंड आउट किए, वही मैथमेटिक ट्रायंगल और एंगल बना के पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, उसका हाइपोटेनस निकालेंगे और निकाल के आपका रिजल्टेंट फाइंड हो जाएगा। और यही कहलाता है मेरा वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, क्योंकि बेसिकली वैल्यू मतलब समझ रहे हो ना, मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है। वैल्यू मतलब क्या यहाँ पे बोल रहा है? मैग्नीट्यूड। ये बेसिकली निकाला क्या गया है? मैग्नीट्यूड निकाला गया है, क्योंकि ये मेरा क्या है आपको पता है, फोर्स निकाल रहा है, और फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो ये वैल्यू निकालने हैं, अब डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ेगा ना, बिकॉज यू नो दैट कि वेक्टर क्वांटिटी में मेरा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ता, तो ये दोनों चाहिए। तो ये तो मेरा हो गया क्या? मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। अभी मुझे डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ेगा। एक सेकंड, इसको मैं ये कर ही देता हूँ यहाँ पे कि बेसिकली ये मेरा क्या निकला है। एक सेकंड, ये बेसिकली हम लोग क्या निकाले हैं? मैग्नीट्यूड है ये आपका, मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। और सेकंड नंबर में डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट अगर फाइंड आउट करोगे तो आपको ये मिलेगा। अभी मैं आपको प्रूफ बताऊंगा, डोंट वरी, आपको ये आप फाइंड आउट करेगा कैसे आया, ये सभी चीज़ों के बारे में मैं अभी डिटेल वाइज डिस्कस करूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया है आपका डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो देखो ये डायरेक्शन हो गया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वाई? बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग फोर्स ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं ना। चलो तो अब हम लोग थोड़ा स्टेटमेंट देख लेते हैं कि ये हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, राइट। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ इसको समझाने के लिए, या फिर चलो यहीं से समझ जाओ आप लोग, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ग्रीन वाला कलर ले लेता हूँ, या फिर कोई अदर कलर में अगर देखूँ, चलो ग्रीन ही ले लेता हूँ, ठीक है।
देखो कैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि सर जी नॉन पैरेलल फोर्स लेना, तो मान लो एक फोर्स मेरा हो गया ये, दैट इज योर क्यू ले लिए एक फोर्स, एक ले लिए हम लोग पी, ग्रीन वाला देखना जहाँ जहाँ मैं ग्रीन चलाऊंगा, ये मेरा पी हो गया और मेरा क्यू फोर्स हो गया, ठीक है सर। अब इससे में हम लोग रिजल्टेंट पहले सर हम लोग पैरेललोग्राम बना दिए, तो ये मेरा मान लो पैरेललोग्राम बना के इसका रिजल्टेंट क्या देगा सर, डायगोनल देगा। तो मैं यहाँ पे कौन सा कलर से ले रहा हूँ, येलो कलर से ले रहा हूँ डायगोनल, तो ये मेरा येलो कलर से डायगोनल मैंने यहाँ पे बना दिया, ये डायगोनल। और यहाँ पे मैंने नाम भी दे दिया हूँ, नाम कौन कौन सा ध्यान से देखो, नाम क्या क्या लिया है मैंने, यहाँ पे ले लिया है ए, इसको मैंने माना है, इसको बी माना है, इसको सी माना है, ठीक है, और इसको ओ माना, ओ जहाँ से पॉइंट निकला है। और मैंने कहा था कि इसको थोड़ा ट्रायंगल के थ्रू पाइथागोरस प्रमेय से बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है कि एक मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया, मतलब इसको पास यहाँ पे करा, दोनों को एक पॉइंट को मिला दिया, और यहाँ मैंने और एक यहाँ पे ले लिया है नेम डी ले लिया है। तो डी ले लिया, तो जैसे मैंने यहाँ पे ओ सी डी को आप देखोगे, आप बोलेंगे कि सर कौन सा है ओ सी डी, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो यहाँ सब समझ लोगे ओ सी एन डी। अगर मैं यहाँ देखूंगा तो एक ट्रायंगल मेरा बन के रेडी हो गया, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन के मेरा क्या हो गया, रेडी हो गया। तो इस ट्रायंगल के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करते हैं ओसी, बिकॉज मुझे रिजल्टेंट चाहिए। और रिजल्टेंट बेसिकली क्या है सर जी, रिजल्टेंट मतलब सर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, और यही डिस्टेंस अगर निकाल लेंगे तो मेरा रिजल्टेंट फाइंड आउट हो गया। तो अगर ये मैं ट्रायंगल को ले लूँ, इस ट्रायंगल को मैं ले लूँ, तो इस ट्रायंगल का अगर ओसी फाइंड आउट करूँ तो वो मेरा क्या दे देगा, रिजल्टेंट दे देगा। अब यहाँ पे मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ, तो ओसीडी ट्रायंगल में देखो, ओसीडी में यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा। अच्छा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है सर जी, वो मैं आप लोग को यहाँ बताता हूँ। ये बच्चा वाला चीज़ है लेकिन फिर भी जान लो, पाइथागोरस प्रमेय लगता है कोई भी एक रेक्टेंगल पे, आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक 90 डिग्री में होता है। जैसे एक सेकंड ना, इस तरह करके मैंने बनाता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक मेरा 90 डिग्री में है। तो मान लेते हैं अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो यू नो दैट कि एक होता है मेरा हाइपोटेनियस होता है, ये वाला सामने वाला होता है मेरा परपेंडिकुलर, और नीचे वाला द बेस। मान लो इस थीटा को, इस एंगल को लेके चलेंगे, तो जो भी एंगल का सामने वाला रहता है वो मेरा परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाला मेरा बेस होता है और बड़ा वाला मेरा हाइपोटेनियस होता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय जो मेरा हाइपोटेनियस होता है वो स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, या फिर बोल सकते हो एच इक्वल टू पी प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर। यही होता है मेरा, ये जो बेसिकली थ्योरम है, दिस थ्योरम इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। इसी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल पे लग रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे जाओ, क्या यहाँ पे ट्रायंगल 90 डिग्री नहीं लग रहा है एक मेरा, तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कि सर एक तो मेरा नगर आ रहा है, ये जो डी बेसिकली है ये मेरा 90 डिग्री ही है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा पाइथागोरस प्रमेय ओ सी डी में, ओ देखो यहाँ पे क्या है, ओ सी एंड डी में पाइथागोरस में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ओ सी डी में जब मैं रिजल्टेंट फाइंड आउट करा, एक सेकंड में सभी को पहले मिटा लेता हूँ ताकि ज़्यादा हौच पौच क्रिएट ना हो, ठीक है। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, मुझे ये सभी को डिलीट करने दीजिए, बिकॉज ये डिलीट अगर नहीं होगा तो आपके नोट्स में आ जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका नोट जो है ख़राब हो। तो अब देखो, अब मैं मुझे कहाँ से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं पूरा सबको हटा देता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए अभी सर जी, अभी फ़िलहाल जो मुझे रिक्वायरमेंट है जिस चीज़ का, दैट इज योर ओ सी एंड डी, ओ सी एंड डी चाहिए। ओ सी डी और डी से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू आराम से इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मेरा आईपैड का पेंसिल का बैटरी ख़त्म हो चुका है, तो अभी चल नहीं रहा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये मैं आपको बताऊंगा। आज थोड़ा सा मैं टाइम लिया आप लोग को समझाने में, बैक में क्या पढ़ें। नेक्स्ट क्लास हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। मैं ट्राई करूंगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि फास्ट फॉरवर्ड जा रहे हैं सर या फिर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, तो मैं उस बेसिस पे आप लोग के लिए स्लो फास्ट करा दूंगा, ठीक है। चलिए, अभी पेंसिल तो खत्म हो गया, तो अब कुछ किया नहीं जा सकता, चलेगा नहीं, तो मैं आपको बताऊँगा कैसे। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊँगा कि इस चीज़ को कैसे प्रूव किया जा रहा है और कैसे रिजल्टेंट इक्वल टू आता है। ये रट लेना आपको, रिजल्टेंट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा रूट अंडर में आता है, ये रिजल्टेंट होता है। यहां से आपको बहुत सारा मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा। एंड जो ये tan फाई होता है जो कि डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट बताता है, मतलब ये बेसिकली क्या बताता है, डायरेक्शन। ये जो रिजल्टेंट जा रहा है ना, देखो फाई में आ रहा है एंगल, अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे, यहाँ चल तो नहीं रहा है लेकिन अगर चलता तो मैं आपसे जरूर बताता यहाँ पे कि देखो ये जो फाई बना रहा है ना, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल के साथ, देखो फाई कहाँ बना रहा है, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल के साथ। तो रिजल्टेंट जो वो किस डायरेक्शन पे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल एंगल का बाद, तो ये एंगल हम लोग फाइंड करते हैं कि इस एंगल पे रिजल्टेंट बना रहा है और उस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो वो बताता है मेरा डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, क्योंकि मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो tan फाई इक्वल टू लेते हैं q sin थीटा प्लस p प्लस q sin थीटा। अब ये q आया, q sin थीटा, ये भी मैं आपको प्रूव करा दूंगा, एकदम ईजी है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कंप्लीट मैं आपको ये बता दूंगा। तो चलिए गाइज, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करना, कमेंट करना,
और कुछ भी अगर आपको लगे कुछ बढ़ाना घटाना, स्पीड मेंटेन करना है या फिर स्लो जाना फास्ट जाना, आप जरूर बताइएगा। राइट, अच्छा लगे तो वो भी कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको कंप्लीट पढ़ना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एंड इसके अलावा अगर आपको एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई का कोर्स चाहिए तो आप ले सकते हो। ठीक है, ये आपका 6 मंथ 12 मंथ और 1.5 साल का आप कोर्स है, चाहे तो इसमें आप ले सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स मिलेगा, 4000 प्लस कंटेंट मिलेगा, वीडियो लेक्चर पीडीएफ के साथ मिलेगा, टेस्ट के लिए आपको पीडीएफ मिलेगा। इसके अलावा न्यूमेरिकल स्पेशल सेशन मिलेगा, रिवीजन का स्पेशल सेशन मिलेगा, और जो भी आप कोर्स लेते हो उसका प्रीवियस 10 या 20 साल का क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। राइट, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, बाय बाय।